सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है, ज़ोरों शोरों से फिर से लग जाइए तैयारी पे और बहुत कम समय बचा है बीपीएससी के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और विथ एक्सप्लेनेशन। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग 1992 से 2023 तक का जितना क्वेश्चन पूछा सभी क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें 30th बीपीएससी से लेकर के 69 बीपीएससी तक का हम लोग कवर करेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किया, अभी हिस्ट्री का क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर बीपीएससी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा होगा आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी पीवाईक्यू करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और जो देख भी चुके हैं वो भी चाहे तो फिर से रिवीजन करना तो देख सकते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री कर रहे थे, चलिए आज कंटिन्यू करते हैं फिर से हिस्ट्री को। आज का पहला सवाल ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है कि तबाकते नासरी का लेखक कौन था। तो तबाकते नासरी एक पुस्तक है, उसके लेखक के नाम, उसका लेखक का नाम पूछा है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनहाजुस सिराज। तो मिनहाजुस सिराज जो था उसने तबाकते नासरी की रचना की। तबक़त नासरी जो है, जो पुस्तक है, आप ध्यान रखिएगा, ये मेनली इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में इसमें चर्चा की गई है। भारत में भी जो दिल्ली सल्तनत, जो मुस्लिम रूलर यहाँ पे आए थे और शासन किए थे, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा मिलता है। इसके अलावा भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ इस्लामिक रूल चलता था उसके बारे में भी यहाँ पे आपको चर्चा मिलता है, देखने को मिलता है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ दे कि तबक़त नासरी किस भाषा में लिखा हुआ है, लैंग्वेज, क्योंकि कुछ कुछ पुस्तक है जिसका लैंग्वेज भी पूछता है। तो आप ध्यान रखिएगा ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ, मतलब फारसी भाषा में। तो ध्यान रखिएगा तबाकत नासरी के लेखक कौन है, मिनहाजुस सिराज, और ये किस भाषा में लिखा हुआ है, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। देखिए दिल्ली सल्तनत के टाइम में अलाई दरवाज़ा का निर्माण हुआ था। आपसे सुल्तान का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में अलाई दरवाज़ा का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा जो है ये एक दरवाज़ा है जो कि दिल्ली में बना है। तो आप तो पहले ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अलाई दरवाज़ा कहाँ पे, दिल्ली में। आपने एक मस्जिद का नाम सुना होगा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, या आपने कुतुब मीनार का नाम सुना होगा, ठीक है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार जो है ये दोनों कहाँ है, दिल्ली में है ना। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और कुतुब मीनार का भी जो पहला फ्लोर है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो उसी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार जो है उसी का ये गेटवे है, इसी का नाम है अलाई दरवाज़ा, उसी का दरवाज़ा है, ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है कि अलाई दरवाज़ा जो है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है इसका गेटवे मतलब किस साइड का गेटवे है, नॉर्थ है, साउथ है ना, ईस्ट है, वेस्ट है। तो आप ध्यान रखिए साउदर्न है, साउदर्न गेटवे है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक फैक्ट मैंने आपको बताया था, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन को निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि अलाई दरवाज़ा जो है ये किसका दरवाज़ा था, आप बता दे रहे हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का या कुतुब मीनार का, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि अलाई दरवाज़ा जो है ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का कौन सा छोर है, तो आप बता दें दक्षिण छोर है ना, दक्षिण दरवाज़ा है। तो साउदर्न गेटवे ये आपका है अलाई दरवाज़ा, ठीक है, साउथ गेटवे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। देखिए हुमायूं नामा जो मुगल बादशाह हुमायूं थे उसका आत्मकथा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो हुमायूं नामा जो है वो क्या है, उसका आत्मकथा है। तो हुमायूं नामा का रचना किसने किया था, बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या जहांगीर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। देखिए गुलबदन बेगम कौन थी, ये हुमायूं की सिस्टर थी, ठीक है, हुमायूं की बहन थी। इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। अच्छा, हुमायूं नामा अगर आपसे पूछे किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा हुमायूं नामा भी पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, फारसी भाषा में लिखा गया है हुमायूं नामा। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गुलबदन बेगम याद रखिएगा, बहुत लोग हुमायूं को टिक कर देंगे, उसको लगेगा कि हुमायूं नामा खुद ही लिखा होगा, ठीक है, हुमायूं ही लिखा होगा हुमायूं नामा, नहीं, कौन, गुलबदन बेगम। अगर पूछे गुलबदन बेगम कौन है तो आप ध्यान रखिएगा हुमायूं की सिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। अच्छा, दिल्ली का लाल किला पूछ रहा, हो सकता क्वेश्चन आगरा का लाल किला पूछ दे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको पता है कि दिल्ली का जो लाल किला था उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछ दे कि आगरा का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना, आगरा का लाल किला, तो आगरा का लाल किला अकबर ने करवाया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने करवाया था। अच्छा, लाल किला जो था वो जो दिल्ली का लाल किला है, आपको पता है कि
वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली का जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के लाल किले में बहुत कुछ अंदर में दिया हुआ है। कभी आप लाल किला घूमने जाइएगा तो अंदर बहुत सारा बिल्डिंग आपको देखने को वहाँ पे मिलता है। कभी कभी वहाँ से भी सवाल आ जाता है, ठीक है। तो आपको दीवाने आम, दीवाने खास, इस तरह का बहुत सारा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, उसी लाल किले में मोती मस्जिद मिलता है जो कि औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद बनवाया गया था उसी लाल किले में, ठीक है। तो ये सब फैक्ट आप इसमें याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। देखो, यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, उसी में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, अगर अब क्वेश्चन ये पूछ दे, एक तो आप ध्यान रखिए कब किया गया था, 1792। कब किया गया था, 1792। तो 1792 में संधि होता है जिसको श्रीरंगपट्टनम की संधि बोलते हैं। और ये संधि जो है ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। तो अंग्रेज़ में अगर नाम से पूछ दे कि किसके बीच कौन साइन किया था इस संधि में, तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ की तरफ से कॉर्नवालिस जो उस समय गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खान बहादुर खान, यहाँ पे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। अच्छा, 1857, देखिए 1857 मुझे लगता है बड़ा फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इसको तो पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा, एकदम 100% पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा, वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, वीर कुंवर सिंह। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है खान बहादुर खान। ये भी जान लीजिए, खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था। तो खान बहादुर खान ने किया था बरेली से। याद रखना, बरेली सुना आपने, जहाँ पे झुमका गिरा था, है ना। तो चलिए, अच्छा, बहुत लोग, पता है क्या आपको किसका झुमका गिरा था बरेली में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल वो झुमका जो गिरा था वो इंदिरा गांधी का गिरा था। दरअसल इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती है, और वो जो कांग्रेस का गढ़ है, तो वो एक बार क्या हुआ था, चुनाव हार गई थी वहाँ से। इमरजेंसी के टाइम में जब इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद वो चुनाव हार गई थी। तभी उन पर कटाक्ष किया गया था। बॉलीवुड में पहले गाना बनता था कटाक्ष करके, तो वही बोला गया था, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में। तो बरेली की बाजार मतलब वहाँ पे उनका वो जीत नहीं पाई, ठीक है। तो खैर, तो आप ध्यान रखिए, खान बहादुर खान बरेली से लीड कर रहे थे। तात्या टोपे जो थे ये आपके यहाँ कानपुर से, और फिर आगे चलकर इनके साथ रानी लक्ष्मीबाई के साथ यहाँ पे आपका ग्वालियर, है ना। तो ग्वालियर हो गया, कानपुर हो गया, वहाँ से लीड करते तात्या टोपे। तो आपका आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या होगा, वीर कुंवर सिंह। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये बहुत पूछता, अच्छा ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है बीपीएससी का, फेवरेट टॉपिक रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा दूं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसमें पूछ रहा है कि प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, बंबई में हुआ था। होने वाला था पुणे में, लेकिन बीमारी फैल जाने के कारण पुणे में नहीं हो पाया था। बंबई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि पहला अधिवेशन कब हुआ था, है ना, मतलब स्थापना कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885, ठीक है। कब हुआ था, 1885, है ना। कितना तारीख को, 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर को। तो ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बंबई में हुआ था। अच्छा, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बंबई में ये अधिवेशन हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप ध्यान रखिएगा, पहले अध्यक्ष कौन थे, या फिर बंबई के जो अध्यक्ष बने थे, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था बंबई में, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, है ना, क्या, योमेश चंद्र बनर्जी। तो योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट अध्यक्ष का नाम आप बताइए, है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कहाँ पे बने थे, तो बंबई में बने थे, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसरॉय ने किया। बंगाल विभाजन किसने किया, तो ये ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन, आप ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन किया था, बंगाल को 2 पार्ट में बांट दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? देखिए, नील दर्पण जो लिखा गया था वो दीनबंधु मित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, दीनबंधु मित्र, जिसमें जो नील कृषक थे, जो किसान लोग थे, वो एक तरह से उनका दुर्दशा, उनके साथ कैसा शोषण होता था, उस पर आधारित ये पुस्तक था। तो आप ध्यान रखिएगा, दीनबंधु मित्र। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? पहली बार पूछ रहा है कि किस किसान आंदोलन में भाग लिया, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत में। अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। ये कब हुआ था? 1917 में। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम किसान आंदोलन, इसमें यही देखिए, चंपारण सत्याग्रह से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। इसी को घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते रहता है। तो ठीक है, यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ दिया। ये नहीं पूछा कि महात्मा गांधी का प्रथम, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन था। यहाँ पे मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि पहला किसान आंदोलन कौन सा था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? देखिए, यहाँ पे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पूछ रहा है कि कब हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य, प्रथम का नाम प्रथम लिख दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी शताब्दी। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6th सेंचुरी BC में मगध साम्राज्य का क्या हुआ था, उदय। मैंने एक टॉपिक भी पढ़ाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, 6th सेंचुरी BC। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि 6th सेंचुरी BC में क्या क्या हुआ था। उसी समय मैंने आपको बताया था कि मगध साम्राज्य, यहाँ पे महाजनपद का उदय हुआ, मगध उसमें ताकतवर बना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यही 6th सेंचुरी BC है जहाँ पे सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ था भारत में। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का द्वितीय नगरीकरण कब हुआ था, तो 6th सेंचुरी BC में हुआ था। पहला नगरीकरण कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा BPSC चूक गया है। यहाँ पे क्वेश्चन टेक्निकली सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी, जब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, इसको ये लिखना चाहिए कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने, या इस तरह लिखता है कि निम्नलिखित में से, है ना, ये जो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें से कौन पहली बार राजधानी बनाया था, ऐसे पूछ सकता था। लेकिन थोड़ा सा होता है कभी, है ना, क्वेश्चन इस तरह का, है ना। तो खैर, देखिए, दरअसल मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूँ। हाँ, पाटलिपुत्र जो था, ये मगध का राजधानी बना किसके टाइम में था? देखिए, मगध में आपको पता है कि हरियंक वंश ने पहली बार शासन किया था जब, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। तो हरियंक वंश, ठीक है, तो आप ध्यान रखें, ऐसे बृहदर्थ वंश माना जाता है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से रियल फाउंडर जो वो बिंबिसार थे, जो हरियंक वंश के थे। तो हरियंक वंश, बिंबिसार के जो पुत्र थे, उसका नाम था उदयन। ठीक है, सॉरी, बिंबिसार के जो पुत्र थे उसका नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु के जो पुत्र थे उसका नाम था उदयन। ठीक है, या उदयन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिंबिसार के टाइम में मगध का राजधानी राजगृह था, जिसको आज राजगीर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मगध का पहला राजधानी कहाँ था? राजगृह था। राजगृह उस समय बोला जाता था, आज राजगीर बोलते हैं। अजातशत्रु के टाइम में भी राजधानी कहाँ था? राजगृह था। लेकिन उदयन जब आता है, मतलब अजातशत्रु का जब पुत्र आता है शासन करने के लिए, तो उसने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। तो सबसे पहला चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया था? अगर ये क्वेश्चन पूछते तो उदयन होगा इसका आंसर। और पाटलिपुत्र को ये बसाया था, नगर बसाया था वहाँ पे, और ये जब नगर बसाया तो उसको राजधानी भी बनाया। तो पहली बार मगध का राजधानी क्या होता है? चेंज होता है। किसके टाइम में? उदयन के टाइम में। और राजधानी कहाँ हो जाता है? पाटलिपुत्र। इसमें ऑप्शन उदयन देना चाहिए, तो वो सही आंसर होगा। अब अगर क्वेश्चन इस तरह पूछेगा तो उदयन ही देना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखें, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कितना भी नॉलेज है, कुछ भी है, आपके पास वहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास संसाधन कम होता है। संसाधन कहने का मतलब आपके पास 4 ही ऑप्शन है। अब जब 4 ऑप्शन ही है आपके पास, तो आप तो कितने भी ज्ञानी, इस 4 ऑप्शन से बाहर आप नहीं जा सकते। आपको इसी 4 में अपना बेस्ट आंसर को क्या करना है? ढूंढना है। वहाँ पे थोड़ी आप लिख दीजिएगा, नहीं सर आप टेक्निकली गलत कर दिए, और पूरा लिख दिए एक लंबा सा, है ना, लेख, और उसमें नीचे अपना साइन कर दिया, अंगूठा भी लगा दिए। पता चला कि अगली बार से आप बोले कौन स्टूडेंट लिखा है ऐसा, चलो इसको निष्कासित करो। तो खैर चलिए, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से भी कभी कभी स्मार्टली आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। आपको पता है कि गलत है क्वेश्चन है, ऑप्शन गलत है, तब भी गलत में आपको जो सबसे सही सटीक होगा उसको आपको ढूंढना होगा। तो इस हिसाब से सबसे सटीक कौन सा होगा? तो ये
ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य है ना, अशोक जो है, तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक बना है राजा। हाँ, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्यों मैं चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, क्योंकि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। आंसर तो उदयन होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि इन चारों में सबसे पहले शासन कौन किया था। तो यहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको पता है कि पहला शासन चंद्रगुप्त मौर्य किया था पहले, उसके बाद फिर अशोक, है ना, इस 4 ऑप्शन के अनुसार मैं बता रहा हूँ, फिर अशोक, फिर कौन, फिर कनिष्क, और फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कनिष्क है ना, जो कुषाण वंश का राजा था, ये मौर्योत्तर काल में आप पढ़िएगा कनिष्क को, है ना। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है, सी जो ऑप्शन दिया गया है, ये दरअसल गुप्त वंश के राजा, है ना। समुद्रगुप्त का कौन, समुद्रगुप्त का पुत्र था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो ये बहुत बाद में हुआ। तो इस ऑप्शन के हिसाब से, 4 ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है ना। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध किस लिए था, ये पूछ रहा है इस 4 ऑप्शन में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा, अच्छा ये वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बहुत। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए, ये फिर से वही क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह से, तो चंपारण सत्याग्रह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, किस किसान नेता के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, ये भी क्वेश्चन पूछता। तो ये ध्यान रखिए, कौन, राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो उसी तरह, उसी में थोड़ा सा ये ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया क्वेश्चन, कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये राजकुमार शुक्ल, और ये कौन सा आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है। देखिए, महावीर स्वामी, आप ध्यान रखिएगा, आप बीपीएससी देने जा रहे हैं, आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, जैन धर्म का जो बेसिक फैक्ट्स है उसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपको फिर से एक बार अच्छे से पढ़ा दूँ, ताकि फैक्ट्स वगैरह सब चीज़ आपको याद हो जाए। तो खैर, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, कुंडग्राम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया। सर्वाधिक योगदान, इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है कि सभी महिला का योगदान है, लेकिन यहाँ पे पूछा कि सर्वाधिक योगदान किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर बी है कमला रानी सिंह, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया सी है तारकेश्वरी सिन्हा, और ऑप्शन नंबर डी राबड़ी देवी। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि किस महिला का 1947 के बाद, तो 1947 के बाद चूंकि इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए अरुणा आसफ अली, है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से ही ये बहुत एकदम आप एक्टिव रही थी राजनीति में, है ना, तो सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो 1947 आज़ादी मिला, तो उसके जस्ट तुरंत बाद तो इन्हीं का नाम आएगा, तो अरुणा आसफ अली, आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना माना जाता है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से फिर से क्वेश्चन आ गया, तो आप ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन पूछते रहता है इस तरह का। कुछ फेवरेट टॉपिक है, उसको जरूर आप करके जाइएगा बीपीएससी में। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसरॉय का नाम बताइए। अच्छा, देखिए यहाँ पे बंगाल विभाजन, देखिए पीछे में भी इस तरह क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, खाली सिर्फ क्या करता है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देता है, क्वेश्चन वही रहता है। तो बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसरॉय का नाम बताइए। तो कौन, लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन नंबर बी, है ना। वंदे मातरम गीत लिखा था, मैंने पहले भी बताया है किसी वीडियो में, है ना। ये क्वेश्चन इस तरह का आया था। ठीक है, वंदे मातरम गीत लिखा है, किसने लिखा है, तो आप ध्यान रखना, आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के बारे में मैंने डिटेल में बताया भी आपको, आप देख सकते हैं चाहे तो इसी में से किसी वीडियो में। ठीक है, जब मैं प्रीवियस क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ, इसी में से किसी क्वेश्चन में आया था, तो मैंने डिटेल में आपको बताया भी था। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष। अच्छा, देखिए ये भी मैंने आपको बताया, ये भी रिपीट किया गया, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज, मैंने आपको पहले भी बताया कि पूर्ण स्वराज, कांग्रेस की तरफ से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पहली बार कहाँ पे पेश किया गया था या कहाँ पे पारित किया गया था, किस सेशन में। तो आप ध्यान रखिएगा 1929 का लाहौर सेशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1929 का।
अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस पारित किया गया था उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू, और इसी 1929 में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हम लोग बोले कि अब हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। अब अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो खैर चलिए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, है ना, मैंने इसके बारे में भी चर्चा किया है। इसको क्या बोलते हैं, HSRA, है ना, इसको क्या बोलते हैं, HSRA। पहले ये HRA था, फिर इसका नाम चेंज करके HSRA कर दिया गया। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इसमें एक का नाम पूछ रहा है, तो अंबेडकर साहब ये तो नहीं थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये वक्तव्य जो है ये संबंधित है किससे, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने ये वक्तव्य उनका है, और ये नारा जो उन्होंने दिया था, ये जो स्लोगन है उनका, ये 1916 में, है ना, 1916 में जब वो होम रूल लीग मूवमेंट कर रहे थे उस समय उनके द्वारा दिया गया ये नारा। ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।